हम बात कर रहे थे मटेरियल, मटेरियल के हिसाब से यहाँ तक समझ आया तो एक मरतबा यस लिख दो चैट में। मटेरियल तक समझ आया सबको? तो ये मटेरियल की टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली चैट, एक मरतबा यस लिख दो सारे। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है लेबर, क्योंकि लेबर भी टाइप है। लेबर भी टाइप है किसकी? लेबर भी टाइप है क्या कहते हैं, प्रोडक्शन की। और प्रोडक्शन के अंदर ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। लेबर भी टाइप है प्रोडक्शन की, और प्रोडक्शन के अंदर ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। तो अब हम बात करने लगे हैं उस पर, लेबर पर। जिस तरह मटेरियल के बारे में मैंने बोला कि वो दो टाइप से, इसी तरह लेबर के हिसाब से भी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, थोड़ा कलर चेंज कर लें। एक फेवरेट कलर होता है मेरे यहाँ पे, गायब हो गया। अच्छा, देखो, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। अब देखो यार, अभी मैंने बताया डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व, डायरेक्टली ताल्लुक होता है प्रोडक्शन के साथ। ठीक है। अब लेबर के हिसाब से सोचो, वो लेबर जिनका डायरेक्टली ताल्लुक होगा ना प्रोडक्शन के साथ, का मतलब क्या? कि उनको वो डायरेक्टली जाएंगे, खुद प्रोडक्शन करेंगे, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुद प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, वो होगी डायरेक्ट लेबर। लेकिन वो लेबर जो खुद प्रोडक्शन तो नहीं करेंगे, खुद को चीज नहीं बनाएंगे, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे होंगे। जिस तरह एग्जाम्पल लो, पहले मैंने लिख रहा हूँ कि डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। जो क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेबर है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन है। ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, बट हेल्प्स डायरेक्ट लेबर। गौर से सुनो, इनडायरेक्ट लेबर का काम ना सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डायरेक्ट लेबर की हेल्प करना। वो प्रोडक्शन में नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक टीचर हूँ, किसी इंस्टीट्यूट में मैं टीचर हूँ फॉर एग्जांपल, तो टीचर का क्या काम है? डायरेक्टली इन्वॉल्व है सर्विस में। ऑब्वियसली बात है, इंस्टीट्यूट प्रोडक्शन तो नहीं करता, लेकिन सर्विसेज तो करता है। यहाँ पे प्रोडक्शन या फिर सर्विस भी हो सकता है। अब मैं वहाँ पे क्या हूँ, सर्विस में डायरेक्टली पार्ट इन्वॉल्व हुआ है। तो मैं जो टीचर है वहाँ का, वो डायरेक्ट लेबर है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई ऑफिस बॉय है, या वहाँ पे कोई क्या कहते हैं, पीएन है, या वहाँ पे कोई मैनेजमेंट के बंदे हैं, उनका क्या काम है? वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी प्रोजेक्टर आके ठीक कर दिया, कभी बोर्ड आके साफ कर दिया, या कभी क्लासेस आके मेंटेन कर दी। तो वो डायरेक्टली सर्विसेज नहीं दे रहे, सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट हूँ, वो इनडायरेक्ट है। या अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे बिजनेस में हूँ जहाँ पे क्या कहते हैं, कोई चीज बनती है, अपना बैट्स बनते हैं, लेकिन मैं वहां पे एज अ मैनेजर हूँ, फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइजर हूँ, तो मेरा काम फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। जो प्रोडक्शन वहां पे काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर है, मेरा काम उनको मैनेज करना है, तो मैं इनडायरेक्ट लेबर हूँ, मैं जस्ट उनकी हेल्प कर रहा हूँ इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है ना, तो वो इनडायरेक्ट लेबर है। तो अब देखो इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सुनो। सबसे पहले एग्जाम्पल, डॉक्टर्स। अब देखो, डॉक्टर्स को देखा जाए तो वो क्या है? हॉस्पिटल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल की सर्विसेज क्या है? ऑपरेशन करना। और वो क्या कौन करते हैं? डॉक्टर्स करते हैं। तो डॉक्टर्स क्या है? बेसिकली डायरेक्ट लेबर है। लेकिन उसी हॉस्पिटल की जो नर्सेज हैं, मेल नर्स, फीमेल नर्स, जो भी सीन है, वो जो नर्स है, वो उनका काम क्या होता है? डॉक्टर्स की हेल्प करना, तो वो इनडायरेक्ट लेबर है। ठीक है। इसी तरह डॉक्टर्स के बाद अगर हम बात करो, शेफ। होटल है, रेस्टोरेंट है, उसके अंदर जो शेफ है, होटल या रेस्टोरेंट के अंदर जो शेफ है, शेफ का क्या काम है? खाना बनाना। तो मेन सर्विसेज खाना बना के खिलाना ही है ना, तो वो शेफ कर है। लेकिन उसी होटल में जो वेटर हैं, दे आर हेल्पिंग डायरेक्ट लेबर टू परफॉर्म द ड्यूटी, टू परफॉर्म द ड्यूटी, टू रन द बिजनेस। बिजनेस चलाने के लिए वो हेल्प कर रहे होते हैं डायरेक्ट लेबर की, सर्विसेज या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड। अच्छा, इसके बाद आप देखो, टीचर्स, जैसे भी एग्जांपल दी, इंस्टीट्यूट के टीचर्स, लेकिन वहां के पीएन जो है, वो इंडिरेक्ट है। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करो, क्या कहते हैं, किस लिहाज से बात करें अगर हम, अच्छा यार, एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आप लोगों को ना एक चीज लिखवाई थी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नीचे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखने लगा एग्जाम्पल के अंदर। मैंने एक बात बताई थी, अकाउंटेंट और लॉयर। एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया था? अकाउंटेंट और लॉयर। किसकी टाइप थी?
मुझे बताओ आपने जिन्होंने लेक्चर रिवाइज किया है मुझे बताओ अकाउंटेंट और लॉयर में किसकी किसकी एग्जांपल में लिखा था मैंने। उस्मान आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मुझे आप पहले ये बताओ मैंने कहाँ बताया था कि ये किसका पार्ट है, ये अकाउंटेंट और लॉयर का, ये किस क्लास के अंदर लेके गया था? प्रोडक्शन, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस, रिसर्च, किसमें? यार तुम लोग सब सही बता रहे हो, भाई ने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि तुम लोगों का पक्का हो गया हुआ है। क्या बात है यार। बस यार असाइनमेंट्स वगैरह पक्की रखा करो अपनी, ठीक है। अच्छा देखो, बिल्कुल ठीक है तुम सबने कि एडमिन, एडमिन जो है वो उसमें मैं लेके गया था। लेकिन यार एक चीज जरा गौर से सोचनी, गौर से। मेरा बिजनेस जो है, गौर से, मेरा बिजनेस जो है वो है किसी और चीज का। गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, डायरीज बना रहा है, पेन बना रहा है, रजिस्टर बना रहा है, लैपटॉप्स बना रहा है, कोई बास्केट्स बना रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ भी। अगर मैं उस बिजनेस के लिए जहां पे कुछ और बन रहा है कोई अकाउंटेंट या लॉयर हायर करता हूं, तो वो एडमिन का पार्ट है। दोबारा सुनो, अगर मैं किसी और बिजनेस के लिए जहाँ की सर्विसेज या जहाँ का प्रोडक्ट क्या है, जहाँ का प्रोडक्ट ही कोई और चीज है, चार्जर है, मोबाइल है, बटन है, ये वुड है, जो भी चीजें हैं, ये मेरे इर्द गिर्द जितनी चीजें, मार्कर्स, ये सारी चीजें, टेबल, रजिस्टर, डायरीज वगैरह, ये इनका बिजनेस है। मेरी सर्विसेज के अंदर और कोई चीज नहीं, ये चीजें हैं, तो फिर एडमिन का पार्ट है। लेकिन अब गौर से सुनो, मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो लेबर प्रोडक्शन या सर्विस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा वो डायरेक्ट लेबर है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक अकाउंटिंग फर्म है, फर्म कौन सी है? अकाउंटिंग, जो अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फर्म कौन सी? अकाउंटेंसी। आप लोगों ने मुझे बताना है कि अकाउंटेंसी फर्म्स में, अकाउंटेंसी फर्म्स का मतलब जहाँ पे अकाउंटिंग सर्विसेज होती है वहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लेबर कौन है? जो डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करे वो कौन है? अकाउंटेंसी फर्म से। अकाउंटेंसी फर्म है, वो अकाउंटेंसी प्रोवाइड करती है। कौन होगा डायरेक्ट लेबर वहां का? अच्छा, अकाउंटेंट होगा। अकाउंटेंट होगा बिल्कुल। हालांकि मैंने तो कहा था, किधर गया पेन, हालांकि मैंने आपको कहा था कि अकाउंटेंट तो एडमिन का पार्ट है। तो ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है कि ऐसा बिजनेस, ये बात हमेशा याद रखनी है कि ऐसा बिजनेस जो कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई और चीजें दे रहा है, उसका ताल्लुक अकाउंटेंसी से रिलेटेड नहीं है। उसका ताल्लुक अकाउंटेंसी से रिलेटेड नहीं है। उसने अकाउंटेंट रखे हुए हैं हिसाब किताब के लिए, वो एडमिन है, वो जनरल है, वो उसके लिए जनरल है। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जो अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक ऐसा बिजनेस जो अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसका ताल्लुक एडमिन से, उसके अकाउंटेंट का ताल्लुक एडमिन से नहीं, वो तो डायरेक्टली सर्विस में इन्वॉल्व है। तो अकाउंटेंट्स जो अकाउंटिंग सर्विसेज या अकाउंटिंग फर्म्स में होती हैं, अकाउंटिंग फर्म का मतलब जो अकाउंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज जो डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे वहां के अकाउंटेंट्स होंगे। उस लिहाज से अकाउंटेंट्स डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर का मतलब पता है क्या है? प्रोडक्शन का पार्ट है। डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन है ना, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन है, तो अकाउंटेंट्स इन अकाउंटिंग फर्म वुड बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कोर्स, वुड बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कोर्स। इसी तरह लॉयर्स, नॉर्मली आपने लॉयर्स रखे हुए हैं वकालत के लिए। आपका बिजनेस किसी और चीज है, कैमरा का बिजनेस है आपका, फोन, मोबाइल, जो भी बिजनेस है, लॉयर्स आपने रखे हैं लीगल चीजों के लिए, वो ठीक है, वो जनरल एक्सपेंस है। लेकिन अगर काम ही लॉ फर्म हो, लॉ फर्म मतलब कि यार ये जो बनाते नहीं है लॉ स्टेट जो होती हैं, वकीलों की वकील बना लेते हैं अपना छोटा सा ऑफिस जाके यार, उनका काम ही क्या है? लॉयर्स, लॉ सर्विसेज प्रोवाइड करना। और वो कौन प्रोवाइड करते हैं? लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये जो वकील हैं जो ये वकील हैं, ये क्या है फिर? ये बेसिकली इस लिहाज से डायरेक्ट लेबर है। नॉर्मली ये अगर कोई और बिजनेस है तो क्या कहते हैं, एडमिन का पार्ट है। इस लिहाज से ये प्रोडक्शन का पार्ट है। मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो जल्दी से। और इंडेक्स, इंडेक्स भी मैंने पढ़ा दी, एग्जांपल दे दिए ना, हाँ, जो हेल्प कर रहे हैं वो। कमाल हो गया यार, कमाल। अब एक आखिरी चीज रह गई हमारे पास, मतलब इस लिहाज से कि वो है एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन के हिसाब से जो आखिरी कॉस्ट रह गई है उसका नाम क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी दो टाइप्स के हैं। एक्सपेंसेस कहते हैं भाई सब कुछ डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो रहा है, मैं क्यों ना हूँ। उसने कहा चलो भाई मुझे भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट में डिवाइड करो। हमने कहा चलो कर देते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लो भाई, इधर भाई की एक बात मान लो, बात तक जाते हैं पहले।
डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन का मतलब कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में फर्क। फैक्ट्री सुपरवाइजर, जुहेब आप मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, क्या फैक्ट्री सुपरवाइजर फैक्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर जाके अपने हाथों से चीजें बना रहा है, अपने हाथों से मशीन ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा, सो ही इज हेल्पिंग, ही इज मैनेजिंग द लेबर्स इन द क्या कहते हैं फैक्ट्री। तो फैक्ट्री सुपरवाइजर इज इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट होगा वहां पे काम करने वाला कोई जो हाथों से वहां पे मशीन ऑपरेटर है, ये सीन है। सही है। अच्छा वो मैंने ना लेबर के अंदर फैक्ट्री के हिसाब से मैं एक और बात बता दूं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, जो सुपरवाइजर है, बिल्कुल सही बात है, सुपरवाइजर वहां का हो गया, या फिर फैक्ट्री। अच्छा एक और बात, फैक्ट्री का गार्ड भी, अगर फैक्ट्री का गार्ड है तो वो आएगा लेबर में, ठीक है। फैक्ट्री का गार्ड, अगर अगर तो गार्ड फैक्ट्री का है, ये वो वाला गार्ड जो फैक्ट्री का है, रॉ मटेरियल वाला जो गार्ड, ठीक है ना। अगर गार्ड है वो उसका। हाँ एक और बात भी आई मेरे जहन में यहाँ, बड़े इंपॉर्टेंट। मुझे एक बात तो बताओ, हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्टोर्स, स्टोर्स की कॉस्ट, स्टोर्स की कॉस्ट पढ़ा था ना, स्टोरेज कॉस्ट, वेयर हाउस की कॉस्ट। तो स्टोर्स की जो कॉस्ट है उसमें जो गार्ड है, स्टोर की कॉस्ट में जो गार्ड है, जो स्टोर की कॉस्ट में जो गार्ड है, वो भी इनडायरेक्ट लेबर में आएगा। किस लिहाज से? अगर वो स्टोर किसका है, रॉ मटेरियल का है। मैंने आपको कहा था रॉ मटेरियल स्टोर कहाँ जाता है, प्रोडक्शन में जाता है। प्रोडक्शन में कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर में जाएगा। प्रोडक्शन में जाएगा इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट में नहीं जाएगा, खुद काम नहीं कर रहा, बट इट वुड बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। दूसरी साइड पे जो स्टोर है वो किसका पार्ट है जाके, वो उनका पार्ट है। किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। एक और चीज भी पूछी थी मुझसे थोड़ी देर पहले इसने, उस्मान ने शायद पूछी थी, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ, लेबर अगर हम सेकेंडरी पैकिंग के लिए हायर करें तो वो क्या सीन होगा? देखो यार, सेकेंडरी पैकिंग की अगर बात होती है ना, तो उसका मतलब ये है कि चीज उठानी है, कस्टमर तक लेके जानी है। चीज उठानी है, कस्टमर तक पहुंचानी है। उठाएगा बोतलें बंदा, रखेगा किसमें, उठाएगा बोतल और रखेगा किसमें, क्रेट्स में। तो ये जितना भी खर्चा है, जितना भी खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाएगा ना। सेकेंडरी पैकिंग का जितना खर्चा है, इट वुड रिलेट टू डिस्ट्रीब्यूशन, और उसी खर्चे का पार्ट बनेगा। आप उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उस क्या कहते हैं, इस लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से नहीं ला सकते, प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं ला सकते, ठीक है ना। हाँ अब बात आ गई इंडायरेक्ट की, तो इंडायरेक्ट के आगे अभी दो टाइप्स हैं, अभी मैंने वो पढ़ानी है, मैं उसको मजीद डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अभी फिलहाल एक्सपेंसेस पे आओ। एक्सपेंसेस के लिहाज से अगर हम बात करें, एक्सपेंसेस के हिसाब से जो है, हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर तो स्पेसिफिकली जो है आपका एक्सपेंस स्पेसिफिकली प्रोडक्शन के लिए, स्पेसिफिकली जो एक्सपेंस दैट इज इंकर्ड, इंकर्ड का मतलब होता है लगना, फॉर प्रोडक्शन, तो वो क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है। और अगर इफ नॉट स्पेसिफिकली इंकर्ड बट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब यार इम्पोर्टेंट तो है ना यार, जरूरी तो है ना यार। खर्चों के बगैर तो यार आज तक, आजकल बंदा अकेला बंदा नहीं चलता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, ठीक है ना। तो खर्चे तो होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। अब देखो यार यहाँ पे एक बात, आपका भाई आपको एक छोटा सा गुड़ सिखाएगा, वो ये है कि मैं तीन एग्जांपल्स बताऊंगा, तीन, वो तीन एग्जांपल्स क्या होंगी, इट वुड बी द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। पेपर में अगर वो तीन आ जाती है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके अलावा अगर आप कोई भी देख लो, उसके अलावा अगर आप कोई भी एग्जांपल देख लो पेपर के अंदर, तो आपने कहना है भाई ना ना ना, डायरेक्ट का ताल्लुक है ही नहीं, इसका इनडायरेक्ट का पार्ट है। तीन एग्जांपल सुन लो। एग्जांपल क्या है? सबसे पहली एग्जांपल है रॉयल्टी। रॉयल्टी होती है किसी का नाम यूज करके उसको पैसे देना। जैसे फॉर एग्जांपल केएफसी का मैंने नाम लिया, केएफसी से मैंने पेटेंट नाम लिया और साल के लिए उसे पैसे दे दिए, उसका नाम यूज करने के लिए, किसी का नाम यूज करने के लिए उसको पैसे देना, तो किसी का नाम यूज करके बिजनेस करना और उसको उसके नाम के पैसे देना, वो रॉयल्टी कहलाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम लोग खुद ही काम कर रहे हैं, अभी तो हम लोग खुद ही काम कर रहे हैं, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद अगर ये हमारा इंस्टीट्यूट चलता चलता रहता है, अब वो कल को कोई आता है हमारे पास, वो कहता है कि आप सिर्फ लाहौर में डील करें, हम चाहते हैं कि आपका कॉलेज कराची में भी हो, यहाँ पे भी बड़ी डिमांड है एचसीसीए की, तो हम आपका नाम यूज करना चाहते हैं। हम कहेंगे ठीक है ले जा, लेकिन इतने पैसे हमारे अकाउंट में आते रहे हर महीने या हर साल,
इतने पैसे हमारे अकाउंट में आते रहे, हम क्या चार्ज करेंगे, अपने नाम की रॉयल्टी चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। रॉयल्टी जहां पे लिखा है आपने चुप करके आंखें बंद करके कहना है डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें सोचना नहीं कुछ, डायरेक्ट एक्सपेंस बस। अच्छा, दूसरा स्पेशल टूल्स, अगर वो कभी बोले कि यार स्पेशल टूल्स हायर किए या फिर डिजाइन टूल्स हायर किए, स्पेशल टूल या फिर डिजाइन टूल्स हायर किए किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो ये भी पार्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस का। इसके अलावा दुनिया का कोई भी एक्सपेंस आपको पेपर के अंदर नजर आ जाए, आपने कहना ना ना बेटा ना, इस बार डायरेक्ट नहीं, अब डायरेक्ट नहीं, अब इनडायरेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देख लो, पावर कॉस्ट देख लो, गैस यूटिलिटी, जितने भी बिल्स हैं वो देख लो, जितने भी बिल्स हैं। ठीक है, कोई भी आपको खर्चा नजर आ जाए, कोई भी, हाँ मटेरियल और लेबर से हट के, वो मटेरियल लेबर को आना लिया ना, एक्सपेंसेस के अंदर आपको कोई भी खर्चा इन तीन के अलावा नजर आ जाए, आपने चुप करके कहना है भाई ये इंडेक्स का पार्ट है, इसके अंदर हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं। ठीक है, रॉयल्टी रिपीट कर दूं, कर देता हूँ उस्मान और वजीह पूछ रहे हैं, किसी से किसी प्रोडक्शन की ट्रेनिंग ले देता तो वो डायरेक्ट होता है। देखो यार, ट्रेनिंग्स किस तरह समझाऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बंदे बुलाए, 2 या 3 बंदे बुलाए, ठीक है, उनको प्रोडक्शन में लेके आना है। मैंने 2 या 3 बंदे बुलाए, उनको किस में लेके आना है, उनको मैंने लेके आना है प्रोडक्शन में, उनको मैंने लेके आना है प्रोडक्शन के अंदर, और उनको ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आगे ट्रेन करेगा, ट्रेनिंग बिल्कुल एक अलहदा चीज है, ट्रेनिंग बिल्कुल एक अलहदा चीज है। वो अगर आप कहो ना कि ट्रेनिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड तो है, प्रोडक्शन की ट्रेनिंग जो है वो उसे समझाएगा ना, 10 दिन की ट्रेनिंग होगी, इस तरह काम करना है, लेकिन इट वुड बी द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का ताल्लुक पता है क्या चीज है, चीज बन रही है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। प्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, चीज बन रही है, उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जितने भी इसे हटके हटके साइड वाले हटके, सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। ठीक है ना, रॉयल्टी, उस्मान रॉयल्टी होता है किसी का नाम यूज करके उसके पैसे देना, किसी का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल उस्मान साहब, आपने ना रेस्टोरेंट खोला, आपने रेस्टोरेंट खोला एक, और तकरीबन 2 साल 3 साल 4 साल के बाद कोई कर्म शर्म हुआ, आपका रेस्टोरेंट का बड़ा नाम हो गया, बहुत नाम हो गया, मैं आपके पास आया, मैंने आपको कहा कि उस्मान साहब सीन ये है कि आपका रेस्टोरेंट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ना सिंध में है, सिर्फ और सिंध में है, और असल जगह पे तो आप आए नहीं, जहाँ पे पंजाब, जहाँ पे आपका रेस्टोरेंट दौड़ने की बजाय सही, चलने की बजाय सही भागेगा, आप पंजाब में खोलो। आपने कहा भाई यार मेरा काम इसी से यही बहुत है कि मैं सिंध में चला रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ यार टेंशन की बात नहीं, भैया आपका साथ है, भाई फ्रॉड करने वाला बंदा नहीं है। ठीक है, भाई भाई सिर्फ भाई को कॉल करना, भाई आपको बिजनेस प्लान भी बताएगा, असल में भी मैं बोल रहा हूँ, तो क्या कहती हैं, वो भाई आपको बिजनेस प्लान भी बताएगा, भाई आपको आइडिया बताएगा, बस आप अपना नाम हमें दे दो, इस नाम के हम आपको सालाना 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने, गुडविल आपकी कितनी ज्यादा है, नाम आपका कितना ज्यादा है, उस लिहाज से मैं आपके हाथ में पैसे रख दूंगा। आप कहोगे ठीक है चलाओ, मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज होती है जो आपके नाम के, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना साथ साथ, ये रॉयल्टी होती है। गुडविल होता है उस चीज का नाम, जितनी गुडविल होगी उतनी रॉयल्टी ज्यादा होगी। ठीक है ना, ये सी, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस भी जाएगा, यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट सारी की सारी एंड होती है, मतलब यहाँ पे हमारी काफी हद तक चीजें एंड हो गई है पहले चैप्टर की। ठीक है, अब एक ग्राफ से टेबल से बनाने लगा कि हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है, जरा गौर से देखना, गौर से देखना। हमने कहा भाई कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट खर्चा, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जरा यहाँ पे मैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन को थोड़ा अगर एक्सप्लेन करूँ, हम करें कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट, मैंने कॉस्ट को डिवाइड किया इनटू 2 टाइप्स। सबसे पहले मैंने कॉस्ट को डिवाइड किया, अभी गौर से देखते जाना, एक कॉस्ट होती है भाई डायरेक्ट, और एक कॉस्ट होती है भाई इनडायरेक्ट, एक कॉस्ट होती है डायरेक्ट और एक कॉस्ट होती है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसके अंदर हमने मजीद 3 कॉस्ट पढ़ी, मजीद 3 पढ़ी, कौन कौन सी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और इनडायरेक्ट के अंदर पहले 2 आती हैं, फिर उसके आगे मैं बताता हूँ, पहले 2 आती है। इनडायरेक्ट के अंदर 2 टाइप्स होती है, इनडायरेक्ट के अंदर 2 टाइप्स होती है, एक होती है इनडायरेक्ट प्रोडक्शन के लिहाज से प्रोडक्शन, और एक होती है इनडायरेक्ट नॉन प्रोडक्शन। हमने भी इनडायरेक्ट प्रोडक्शन के हिसाब से बात की हुई है, मैंने भी आपको जो इनडायरेक्ट बताई थी वो प्रोडक्शन के हिसाब से बताई थी, नॉन प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं बताई।
हाँ हमने पढ़ लिया हुआ है, वो मैं बताता हूँ कहाँ पढ़ा है। लेकिन अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो बात की थी वो इनडायरेक्ट के हिसाब से प्रोडक्शन थी। इनडायरेक्ट को प्यार से इनडायरेक्ट को प्यार से ओवरहेड भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन ओवरहेड और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। अब प्रोडक्शन ओवरहेड यानी कि इनडायरेक्ट के अंदर प्रोडक्शन जो है वो आगे तीन डिवाइड है, वो भी अभी पढ़ के आए हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहले डायरेक्ट के हिसाब से मटेरियल लेबर एक्सपेंस, फिर ओवरहेड के अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड में मटेरियल लेबर एक्सपेंस, ये डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके दूसरी साइड पे जो कॉस्ट आती है नॉन प्रोडक्शन की, उसके अंदर ना हमने पढ़ा हुआ है कॉस्ट की 6 टाइप्स। प्रोडक्शन, आंखें बंद करके ना तेजी से आने चाहिए आपको। प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, फाइनेंस, रिसर्च और 6 हो गई, 6 हो गई। प्रोडक्शन, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस, रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग, हाँ सेलिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये 6, ठीक है ना। तो याद रखो प्रोडक्शन के अलावा जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। प्रोडक्शन के अलावा जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी नॉन प्रोडक्शन, जैसे कि सेलिंग कॉस्ट, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, पढ़ ली हुई है हमने, पढ़ ली हुई है हमने, ये एक एक करके डिस्कस की हुई है। जस्ट बता रहा हूँ कि ये इंडेक्ट का पार्ट है, इंडेक्ट के नॉन प्रोडक्शन वाली साइड का पार्ट है। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, इसके बाद तशरीफ लाते हैं रिसर्च कॉस्ट। तो ये देखो मैंने ये किया, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, उसको मैंने आपके सामने खोल के रख दिया, डिवाइड करके रख दिया कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने स्टार्ट किया फ्रॉम कॉस्ट, कि कॉस्ट क्या होती है, दो टाइप्स की कॉस्ट, दो टाइप्स की कॉस्ट, दो टाइप की। एक हमने पढ़ा डायरेक्ट, एक पढ़ा इनडायरेक्ट। फिर हमने डायरेक्ट क्या क्या देखा कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट के अंदर पहले दो में डिवाइड किया, एक प्रोडक्शन के लिहाज से, एक नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में मैंने कहा इंडेक्स वो जो इंडेक्स मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस और नॉन प्रोडक्शन के हिसाब से ये जो सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, एडमिन, रिसर्च है। ठीक है, मुझे बताओ ये टेबल क्लियर हुआ है सबको, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार तो यस लिखो सारा, सारे। अच्छा सिर्फ ना पहला चैप्टर ऐसा है, पहला चैप्टर, पहला दूसरा तीसरा, पहला तो पहला इस तरह का थोड़ा ना लंबा सा, लंबा मतलब कि पढ़ी जा रहे हैं कोर्स के बारे में। टेंशन नहीं लेनी, एक मरतबा ओवरहेड का चैप्टर स्टार्ट हो गया ना, वो चौथा चैप्टर है। उसके बाद इस तरह चैप्टर है, 2 दिन में एक चैप्टर होना है, एक दिन में एक चैप्टर होना है, 2 दिन में एक चैप्टर होना है। उसके बाद आपकी टेंशन नहीं लेनी। ये पहले 3 चैप्टर ना पोस्ट क्लासिफिकेशन, मटेरियल और लेबर, थोड़े से ना लेंथी, मतलब ये काफी चीजें हैं। और मसला पता है क्या, टेस्ट होती है। मैं अगर आपको नहीं पढ़ाऊंगा ना तो आप कोई भी पॉइंट आ सकता है पेपर में। पहले 3 थोड़े ना इस तरह के हैं, उसके बाद ये जो है ना लंबा सा चल रहा हुआ है, वो इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। 2 दिन में एक चैप्टर खत्म हुआ, साथ ही प्रैक्टिस शुरू साथ ही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना छोटी सी एक बात है, इनके ना फॉर्मूलाज है। फॉर्मूलाज किस तरह कि इन तीनों को ऐड करोगे तो कोई फॉर्मूला बन जाएगा, इन तीनों को ऐड करोगे तो कोई फॉर्मूला बन जाएगा, इन सबको कोई ऐड करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। वो मैं फॉर्मूला बताने लगा। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे ना, अगर आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करोगे ना, तो आपके पास इन दोनों को, तीनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे बोलते प्राइम कॉस्ट, उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। यानी कि अगर आपसे कोई प्राइम कॉस्ट मांगे तो आपने कहना ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर देना, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास आता है इनडायरेक्ट ओवरहेड के अंडर प्रोडक्शन ओवरहेड। वो तो प्रोडक्शन ओवरहेड ही बोलते, तीनों को ऐड करके प्रोडक्शन ओवरहेड ही बोलोगे। वो तो मैंने ऊपर भी लिख दिया हुआ है, तीनों को ऐड करके प्रोडक्शन ओवरहेड आता है। इन इन सबको ऐड करो तो ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड आता है, ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है। सही है। अब अगर आप प्राइम कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास आंसर आता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि इसके अलावा कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। और दूसरी साइड पर नॉन प्रोडक्शन है। अब अगर आप टोटल प्रोडक्शन और टोटल नॉन प्रोडक्शन को ऐड कर दो, टोटल प्रोडक्शन और टोटल नॉन प्रोडक्शन को ऐड कर दो, तो ये आपके पास क्या आता है, टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी। जितनी भी कंपनी की टोटल कॉस्ट है ना, ये वो आता है। सही है।
तो इस तरह ये फॉर्मूलाज है। तो फॉर्मूला एक क्या है, प्राइम कॉस्ट का, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। प्रोडक्शन ओवरहेड का फॉर्मूला क्या है, तीनों आ गए, हाँ, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद जनाब आपके पास नॉन प्रोडक्शन में आती है 5 कॉस्ट। इसी तरह लिख रहा हूँ, सेलिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस फाइनेंस प्लस एडमिन प्लस रिसर्च। और अगर आप निकालना चाहते हो टोटल कॉस्ट, तो सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट और सारी की सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, इनको ऐड कर दो। ये फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये फॉर्मूला करने हैं, ठीक है। आप लोगों की वैसे आज की असाइनमेंट असाइनमेंट भी होगी, एंड पे बताऊंगा पूरी असाइनमेंट, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक असाइनमेंट ये भी होगी कि फॉर्मूला लिखने हैं। जुहेब जा रहा हूँ अभी कन्वर्जन कोस्ट के बारे में बताना है, ठीक है। इससे अगला टॉपिक हम कन्वर्जन कोस्ट ही पढ़ने लगे हैं। कन्वर्जन कोस्ट की तरफ आओ। कन्वर्जन कोस्ट जनाब होती है आपके पास कि एक, गौर से सुनना, हाँ, एक आपके पास मटेरियल है, एक आपके पास मटेरियल है, ठीक है, वो आपने कन्वर्ट करना है इनटू फिनिश गुड्स। ऑब्वियस सी बात है, रॉ मटेरियल आपको जग मारने के लिए तो नहीं लेके आते ना। रॉ मटेरियल आप लेके आते हो टू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड। सारे बंदे, सारी कंपनी रॉ मटेरियल इस नियत से खरीदती हैं कि भाई हम इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, इसको बेचेंगे, इससे पैसा कमाएंगे। अब रॉ मटेरियल यानी कि जो डायरेक्ट मटेरियल है वो तो हमारे पास आ गया। रॉ मटेरियल के अलावा कौन कौन सी कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगती है फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, इट इज कन्वर्जन कॉस्ट। यानी कि इसकी अगर डेफिनेशन देखे जाए, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग, मतलब किसको निकाल के, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। यानी अभी तक आप समझे नहीं बात को, गौर से सुनो। हमें पता है कि क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में 6 कॉस्ट आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमें नॉर्मली पता है कि कौन कौन सी कॉस्ट आती है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये 6 आती हैं। हमें ये डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास है, इसको निकाल दो। इसके अलावा कौन कौन सी कॉस्ट रह जाती हैं एक चीज को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, वो होती है कन्वर्जन कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए बाकी यही सारी कॉस्ट तो रह जाती हैं। यानी कि अगर हम इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को निकाल के बाकी 5 को ऐड कर दें, तो ये क्या, किसका फॉर्मूला है, कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला है, कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला है। या इसको अगर आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है तो उसमें से सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाल लो, वो भी कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगा। तो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है कि कन्वर्टिंग ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल, कन्वर्टिंग ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल आपके पास आ गया, उसका रोला नहीं है, रॉ मटेरियल का रोला नहीं है। रॉ मटेरियल अलग करो, उसके अलावा जो कॉस्ट है उसे बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, जो कन्वर्ट करेगी रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स की तरफ, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, क्या आएगा, कन्वर्जन कॉस्ट आएगा। आपसे पूछ सकता है वो कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, वो आपको मुख्तलिफ कॉस्ट देगा, बोलेगा बताओ कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, तो आप फिर बाकी 5 को ऐड करोगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगला आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो सुनो, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट में अक्सर ना आपको ना नजर आएगा, ये टर्म नजर आएगी, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट। और बच्चे F2 भी कर लेते हैं, यानी कि F2 भी कर लिया, MA1 MA2 F2 कर लिया, F5 भी कर लिया। F5 मतलब F2 का एडवांस ही कह रहा, थोड़ा बहुत है वो। उनको नहीं पता होता है कॉस्ट यूनिट के, वो समझ, वो फिर इसी चीज पे, मुझे ना यकीन करो, मजे की बात, मेरे पास ऑब्वियसली बात है, काफी स्टूडेंट्स के पास, पुराने स्टूडेंट्स और फिजिकल जो मैं पहले पढ़ाता था ऑनलाइन से, और फिर उसके बाद जब ऑनलाइन पहले स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर बच्चों को पता चलता है सोशल मीडिया से कि ये पढ़ाते हैं हमें, मुझे ना इतनी कॉल्स आती हैं सिर्फ ये पूछने के लिए, सर कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट में फर्क बता दें। मैं उन्हें आधा घंटा लगा के फर्क समझाता हूँ, अच्छा यार ये, अच्छा वो भी कहते हैं अच्छा ये है, फिर पूछेंगे, अक्सर बच्चों की आती है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो देखो, अब जैसे फैसला ने पूछा यूनिट कॉस्ट क्या होती है, यूनिट कॉस्ट, अब यूनिट कॉस्ट, ये ना असल में टर्म्स इस तरह की है, यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। गौर से सुनो,
और पूछना भी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कोस्ट यूनिट पता है क्या चीज है? कोस्ट यूनिट, अगर आपसे कोई पूछे ना कोस्ट यूनिट, आपने कहना है अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट किस तरह? आप काम करते हो मोबाइल्स का, मैं आपसे पूछूंगा आपका कॉस्ट पर यूनिट, आपका कॉस्ट यूनिट क्या है? कॉस्ट यूनिट का मतलब जिस चीज में आप काम कर रहे हो जो आपका यूनिट है, आप हो गए मोबाइल, मोबाइल इज अ कॉस्ट यूनिट, बस। और क्या रोल है? आप पेन के बाद आप ये देखो, आपका काम है पेन का, ठीक है, आपका काम है पेन का। अब पेन जो है, एक बिजनेस पेन काम करता है, मैं कहूंगा आपका कॉस्ट यूनिट क्या है? आप हो गए पेन। तो कॉस्ट यूनिट बेसिकली यूनिट ही तो है, कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट। कॉस्ट यूनिट में और रोला है ही नहीं। हाँ, असल में ना कॉस्ट यूनिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ना हर यूनिट के साथ ना कॉस्ट अटैच होती है। इस ये पेन बना है, ये पेन 2 3 4 5 रुपए तो लगे होंगे ना। ये दो स्टाइलस है, ये पेन नहीं है, बेसिकली लैपटॉप पेन है। तो इसके साथ, इसके ऊपर पैसे लगे होंगे ना, इसके साथ कॉस्ट अटैच होगी ना, तो इसके साथ कॉस्ट अटैच है, इसलिए इस यूनिट को क्या बोला जाता है? कॉस्ट यूनिट। ठीक है। आपके पास लैपटॉप, आप लैपटॉप में काम करते हो, लैपटॉप का काम करते हो, मैं आपसे पूछूंगा आपका, आप किस यूनिट में, आप क्या चीज बेचते हो? आप कहोगे मैं लैपटॉप बेचता हूँ। तो जो चीज बेचते हो, जो बिजनेस चीज बेचता है, उसका कॉस्ट यूनिट ही होता है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी साइड पे आओ, कॉस्ट पर यूनिट होते हैं, इसकी डेफिनेशन में से मैं पूरी लिख दूं कॉस्ट यूनिट की, द यूनिट ऑफ द कॉस्ट टू विच कॉस्ट इज अटैच्ड, कि जिसके साथ कॉस्ट अटैच अटैच है। लेकिन हरगिज ये मतलब नहीं है कि कॉस्ट यूनिट का मतलब ये है कि पैसे, ना 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 ना, कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट, बस। मोबाइल इज अ कॉस्ट यूनिट, पेन इज अ कॉस्ट यूनिट, लैपटॉप इज अ कॉस्ट यूनिट, कैमरा इज अ कॉस्ट यूनिट, रजिस्टर इज अ कॉस्ट यूनिट, टेबल इज अ कॉस्ट यूनिट। जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा है उसका कॉस्ट यूनिट है, बस। यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट पर यूनिट होता है कि कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, खर्चा कितना लग रहा है एक यूनिट पे बनाने पे, कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल में डील कर रहे हो, मैं आपसे पूछता हूँ आपका पैसा कितना लगता है? आपको मेरा ना लगता है 30,000 पर मोबाइल। तो ये कॉस्ट पर यूनिट है कि एक मोबाइल को बनाने पे 30,000 खर्चा है, या 5 पर पेन, या 50K पर, 50,000 पर लैपटॉप। तो यार ये है कॉस्ट, कि एक यूनिट को बनाने का खर्चा कॉस्ट पर यूनिट है। और कॉस्ट पर यूनिट को कभी कभार वो एग्जामिनर प्यार से यूनिट कॉस्ट बोलता है। अब पक्के रहना है कि कॉस्ट पर यूनिट यूनिट कॉस्ट है, और कॉस्ट यूनिट एक अलग चीज है। अक्सर वो पूछता था यूनिट कॉस्ट ऑफ मोबाइल या एक्स वाई जेड प्रोडक्ट इज 30, तो यूनिट कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट, बट कॉस्ट यूनिट, ये पक्की बात रखनी है कि वो यूनिट है सिर्फ। ठीक है। अब ये आइंदा भूले किसी को भी नहीं, ये अक्सर मेरे से क्वेश्चन आके पूछते हैं, तो मैं उनसे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह समझाऊंगा लोग। ये बताओ क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ? कन्वर्जन कॉस्ट ऊपर ग्राफ और जितना मैंने अभी तक पढ़ाया क्लियर है? गुड हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ना, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, वो होता है एंड। मुबारक हो यार, आप लोगों ने चैप्टर एंड कर लिया। सही है। और इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है। असाइनमेंट सेंड करूंगा, और जो मतलब कि ये कहते हैं रिकॉर्डेड जो बाद में देखेंगे, फॉर एग्जांपल लाइव क्लास के बाद अगर कोई देखता है, मतलब जो आप में से नहीं है, अलग से कोई देख रहा है, तो उसके लिए भी असाइनमेंट्स वगैरह होंगी व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा ये है, कॉन्टेक्ट कर ले फॉर असाइनमेंट्स। और आप लोगों को मैं बता दूं असाइनमेंट्स करनी क्या है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लेक्चर को, वैसे रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन असाइनमेंट मैं आपको बता देता हूँ।